हेलो क्लास। आज मेरा टॉपिक है स्त्री शिक्षा, वुमेन एजुकेशन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। भारतवर्ष में ये समाज में कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। तो पूजा होनी बंद क्यों हो गई, क्यों ऐसा हो गया, कभी इसके बारे में सोचा आपने? हाँ, ये एक एजुकेशन ही एक फैक्टर है, शिक्षा ही एक कारक है जिसके अभाव के कारण स्त्री की महत्ता घटी और जो वो देवताओं के समान उनको पूजने का स्थान था, जहाँ देवता निवास करते थे, वो उनकी वैल्यू घटने लगी। स्त्री शिक्षा के इम्पोर्टेंस को बताते हुए कई सारे कथन भी बोले गए हैं। जैसे कि महाभारत में ये बोला गया है कि माता से बढ़कर कोई गुरु नहीं होता है। और फ्रॉवेल का भी एक कथन आपने पढ़ा होगा। फ्रॉवेल का एक कथन पढ़ा होगा कि माताएं आदर्श अध्यापिकाएं होती है। इसी प्रकार मेजनी भी कहता है, मेजनी कहता है कि बालक की प्रथम पाठशाला उसकी माता होती है, उसका घर होता है। तो ये सारी बातें आपको क्या बताती हैं? ये कहती हैं कि अगर स्त्री शिक्षित है तो उसका परिवार भी शिक्षित होगा, और जब परिवार शिक्षित होगा तो उसका राष्ट्र भी शिक्षित होगा। एक जो हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा था कि यदि हमें किसी स्त्री और पुरुष में से किसी एक को शिक्षित करना हो तो हमें स्त्री को शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि एक स्त्री फिर बाद में कई पुरुषों को, पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है। इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हम और लेंगे नेपोलियन का। नेपोलियन इतना बड़ा विजेता था, उसने कहा कि मुझे शिक्षित महिलाएं दे दो, मैं आपको एक मजबूत राष्ट्र दे दूंगा। शिक्षित महिलाओं के दम पर ही वो एक मजबूत राष्ट्र देने की बात करता है। ठीक इसी प्रकार जो भारतीय शिक्षा आयोग बना था, भारतीय शिक्षा आयोग कहता है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति के 3 साधन होते हैं। कौन कौन से साधन होते हैं? 3 साधन होते हैं। पहला होता है भौतिक, और दूसरा होता है आर्थिक, और तीसरा होता है मानव संसाधन। भौतिक, आर्थिक और मानव संसाधन, किसी भी राष्ट्र की प्रगति के 3 संसाधन होते हैं। तो जब देखिए एक संसाधन में मानव में आधा क्या है, 50% क्या है, स्त्री है, वुमेन है। तो जब यही आधा प्रतिशत नहीं होगा तो ये मानव क्या 3 साधन राष्ट्र की प्रगति कर पाएगा? तो यहाँ पर देखते हैं हम कि स्त्री शिक्षा का बड़ा महात्म्य है, और इसके राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण भी है कि जब 50% एजुकेशन ही इलिटरेट होगी, अशिक्षित होगी, अपने कार्य को उत्पादक रूप नहीं दे पाएगी, तो वो राष्ट्र आगे कभी भी प्रगति नहीं कर पाएगा, वो राष्ट्र कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और भी स्टेटमेंट हैं जो अन्य आयोगों द्वारा दिए गए हैं जो कि स्त्री शिक्षा के माध्यम को प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक विकास क्रम की स्त्री शिक्षा के, कि स्त्री शिक्षा विभिन्न कालों में हमारे देश में किस विकास क्रम से होते हुए आज की अवस्था तक पहुंची है। तो उसके लिए हम सबसे पहले वर्गीकरण करते हैं स्वतंत्रता पूर्व, और दूसरा हमारा वर्गीकरण होगा स्वतंत्रता के पश्चात। परंतु सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता पूर्व काल में। तो सबसे पहले जो काल प्रारंभ करते हैं वह होता है वैदिक काल। वैदिक काल में जो हमारी स्त्री शिक्षा की व्यवस्था बड़ी ही उत्तम मानी जाती थी। उसी समय कहा गया मनुस्मृति में कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहीं पर देवताओं का निवास होता है, अर्थात वहाँ पर समृद्धि आती है। देवताओं के निवास से तात्पर्य यहाँ पर समृद्धि से है। इस काल में स्त्रियाँ अधिक स्वतंत्र थी, उन्हें शिक्षा के अवसर प्राप्त होते थे, और उन्हें अपना वर चुनने की स्वतंत्रता थी, उन्हें शास्त्रार्थ की स्वतंत्रता थी, वह गृह कार्य प्रबंधन इत्यादि भी सीखती थी, और उन्हें कहीं भी पुरुषों से कम नहीं समझा जाता था। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आता है,
उत्तर वैदिक काल आता है। तो उत्तर वैदिक काल में थोड़ी सी शिथिलता देखी जाती है। उत्तर वैदिक काल में यह बता दिया जाता है कि नारी को शूद्रों के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, उन्हें उनके बराबर दर्जा दिया जाता है। और यह कहा जाता है कि यौवन काल में पति रक्षा करता है, और जब वह बाल्यकाल में रहती हैं तो पिता रक्षा करता है, और जब वृद्धावस्था में रहती है तो उनका पुत्र उनकी रक्षा करता है। इसके बारे में एक ये भी कहा गया है कि पिता रक्षति कौमार्ये, भर्ता रक्षति यौवने, और रक्षन्ति स्थाविरे पुत्रा है। तो ये सूत्र वहाँ पर दिया जाता है उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल में स्थिति अच्छी रहती है, परंतु स्त्री शिक्षा के संदर्भ में उत्तर वैदिक काल में शिथिलता आती है। और एक विद्वान रहते हैं शंकराचार्य, तो ये वहाँ पर घोर निंदा करते हैं और इसे दयनीय ही श्रेणी से देखते हैं स्त्रियों की शिक्षा पर। बात हम करते हैं फिर बौद्ध काल की। बौद्ध काल की बात करते हैं तो बौद्ध काल में बुद्ध की शिक्षाओं में स्त्रियों को कहीं भी कम नहीं दर्शाया गया है। उनके अनुसार जो स्त्रियां हैं वो पुरुषों से किसी भी दिशा में कम नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि उनको सामान्य स्त्रियों को मठों में संघों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, वे घर पे शिक्षा दीक्षा ले सकते थे। लेकिन बाद में जो पीड़ित महिलाएं थी उनके शिष्य राहुल के कहने पर बुद्ध जी ने उनको अपने संघों में प्रवेश दे दिया तथा वह भी शिक्षा ग्रहण करने लगी। फिर बात करते हैं तीसरा मध्यकाल की, जो कि ज़्यादातर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। मुगल काल में कई सारी कुप्रथाएं आ जाती हैं, पर्दा प्रथा, बाल विवाह इत्यादि का प्रचलन बढ़ जाता है, और जो शिथिलता रहती है स्त्री शिक्षा के संदर्भ में वो स्थिति नीचे होने लगती है। सामान्य घरों के लोग शिक्षा दीक्षा नहीं ले पाते हैं, बस प्राथमिक शिक्षा घरों में जितनी बालिकाएं लेती हैं वही ले पाती हैं। बाल विवाह हो जाता है तो फिर आगे शिक्षा के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। स्वयं जो मुगल वंश थे उनकी जो उच्च और कुलीन वर्ग की स्त्रियां थी वो शिक्षा ग्रहण करती थी, वह घुड़सवारी भी सीखती थी, वो शिल्प भी सीखती थी, वो अलग अलग कलाओं का भी सीखती थी, संगीत सीखती थी इत्यादि चीज़ों की जो शिक्षा, एक दो के औषधि शास्त्र सीखने के भी प्रमाण मिलते हैं। शिक्षित महिलाओं में रजिया बेगम और नूरजहां, गुलबदन बेगम जो कि जहां आरा, गुलबदन बेगम ने तो हुमायूं नामा पूरा लिखा हुआ है जो कि हुमायूं की बहन थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्य महिलाओं के लिए मध्यकाल में शिक्षा के प्रबंध नहीं थे। उच्च कुलीन वर्ग की महिलाएं कुछ एक विषयों की शिक्षा लेती थी। अब बात करते हैं ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में बात करते हैं तो ब्रिटिश काल में जो रुख था वो पॉजिटिव था। ब्रिटिश काल में जो सबसे पहले 1854 का वुड का घोषणा पत्र आता है, वुड के घोषणा पत्र में बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय, अलग से प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय खोलने की बात कही जाती है। वुड के घोषणा पत्र 1854 में बालिकाओं के लिए अलग से प्राथमिक विद्यालय खोलने की बात कही जाती है। फिर जो 1882 का हंटर आयोग है, हंटर आयोग कहता है कि बालकों की शिक्षा से ज्यादा अनिवार्य बालिकाओं की शिक्षा है, बालिकाओं की शिक्षा ज्यादा अनिवार्य है। यह हंटर आयोग का कथन रहता है कि स्त्री शिक्षा ज्यादा अनिवार्य है। जो 5वां नंबर है वो समाज सुधार आंदोलनों का है। ब्रिटिश काल में ही इसको गिना जाएगा, परंतु समाज सुधार आंदोलनों में अलग रोल रहता है भारतीयों का। समाज सुधार आंदोलन में जो पहला रोल रहता है वो पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर का रोल रहता है। यह स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, कई सारे प्रयास करते हैं। फिर राजा राम मोहन राय का भी नाम इसमें लिया जाता है, राजा राम मोहन राय का नाम लिया जाता है। ये लोग अंग्रेजों से मिलजुल कर स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयत्न करते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं जो शुद्ध रूप से भारतीय प्रयास होते हैं वो
श्री दयानंद सरस्वती का नाम उसमें लिया जाता है। दयानंद सरस्वती ने स्त्री कल्याण योजना लागू की, स्त्री कल्याण योजना लागू की। और फिर इन्होंने एक विद्यालय खोला, कन्या गुरुकुल विद्यालयों की स्थापना की। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि 1904 में एनी बेसेंट का नाम लिया जाता है। एनी बेसेंट ने एनी बेसेंट ने CGHS की स्थापना की थी, बनारस में सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की स्थापना की थी। फिर 1916 में कर्वे है, महर्षि कर्वे नाम है इनका, और कर्वे और भंडारकर ने मिलकर के क्या किया था, SNDT महाविद्यालय की स्थापना की थी, तथा इसी समय दिल्ली में लेडी हार्डिंग कॉलेज की भी स्थापना की गई थी। लेडी हार्डिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी दिल्ली में। तो ये 5वें नंबर पर रखे जा सकते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजों से मिलकर के उनके सहयोग से स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। दयानंद सरस्वती ने स्त्री कल्याण योजना और कन्या गुरुकुल विद्यालयों की स्थापना की। 1904 में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू गर्ल्स कॉलेज स्कूल की स्थापना की। और महर्षि कर्वे और भंडारकर ने 1916 में SNDT महाविद्यालय की स्थापना की थी, तथा दिल्ली में इसी समय लेडी हार्डिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो ये सारे प्रयास स्वतंत्रता पूर्व स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास थे। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता पश्चात प्रयासों के बारे में। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता पश्चात स्त्री शिक्षा के विकास क्रम के बारे में। तो स्वतंत्रता पश्चात जो सर्वप्रथम आयोग गठित हुआ, राधाकृष्णन आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, 1948 में। तो इनके अनुसार ये कहा गया कि शिक्षित स्त्रियों के बिना शिक्षित समाज नहीं हो सकता, और हमें बिना भेदभाव किए, यानी कि स्त्री को पुरुषों के समान शैक्षिक अवसर दिए जाएं। सबसे पहले तो उन्हें अवसर नहीं दिया जाता था, तो इन्होंने कहा पुरुषों के समान ही शैक्षिक अवसर दिए जाएं। फिर इन्होंने ये कहा कि उनके आवश्यकता अनुरूप पाठ्यक्रम बनाया जाए, और पाठ्यक्रम में इन्होंने बात की गृह प्रबंध शास्त्र की बात की थी। और ये कहा था कि इन्हें गृह अर्थशास्त्र तथा गृह प्रबंध शास्त्र पढ़ाया जाए। तथा एक बात इन्होंने और कही थी, इन्होंने कहा था कि सह शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। तो राधाकृष्णन आयोग ने कई बातें बोली। शिक्षित स्त्रियों के बिना शिक्षित समाज नहीं हो सकता, और पुरुषों के समान इन्हें शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाएं, इन्हें इनकी आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम बनाया जाए। तथा चौथी बात जो बोली थी कि इनके पाठ्यक्रम में गृह प्रबंध तथा गृह अर्थशास्त्र रखा जाए। तथा पांचवी बात जो इन्होंने बोली थी वह कहा था कि इनके लिए सहशिक्षा पाठ्यक्रम भी लागू करना चाहिए। फिर हम इसके बाद चलते हैं 1958 में एक कमेटी बनती है। 1958 में एक कमेटी बनती है श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख के नाम से। तो इनका ये कहना रहता है कि महिलाओं की जो शिक्षा है इसे पहले तो एक विशेष समस्या के रूप में सरकार देखे। पहली बात ये कहती है कि ये उसे एक विशेष समस्या के रूप में देखे। फिर दूसरी बात ये कहती है कि केंद्र सरकार का दायित्व है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उस समय समवर्ती सूची में शिक्षा नहीं थी, 58 में है ये। तो ये कहती हैं कि केंद्र सरकार ये दायित्व ले कि वो स्त्री शिक्षा के संबंध में कार्य करेगा। फिर तीसरी बात ये कहती हैं कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना हो। केंद्र में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना हो तथा राज्यों में राज्य महिला शिक्षा परिषद की स्थापना हो। ठीक है। और फिर ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्त्री सुधार की बात करती हैं। तो ये कई बातें कहती है। पहले एक एक पॉइंट वाइज नोट करते चलिएगा कि सबसे पहले इन्होंने कहा कि केंद्र से एक विशिष्ट समस्या के रूप में ले स्त्री शिक्षा को, इस पर विशेष ध्यान दे। दूसरा ये कहती हैं कि केंद्र सरकार का दायित्व है कि स्त्री शिक्षा, माफ करिएगा ये नहीं कहती, ये आयोग कहता है, ये कमेटी कहती है। एक कमेटी कहती है कि
इसे केंद्र सरकार का दायित्व मान करके काम करना चाहिए। फिर तीसरा इन्होंने कहा कि राष्ट्र महिला शिक्षा परिषद की स्थापना हो केंद्र में, और जबकि राज्यों में राज्य महिला शिक्षा परिषद की स्थापना हो, तथा ग्रामीण स्तर पर भी स्त्री शिक्षा में सुधार का कार्यक्रम किया जाए। इसी को देखते हुए 1959 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना कर भी दी जाती है दुर्गा भाई देशमुख कमेटी के आधार पर। तो ये रहता है दुर्गा भाई देशमुख कमेटी। फिर हम बात करते हैं जो तीसरी सर्वप्रमुख कमेटी स्थापित होती है ऐतिहासिक विकास क्रम में, वो श्रीमती हंसा मेहता समिति रहती है। इसकी अध्यक्ष रहती है हंसा मेहता, इसलिए नाम इसका रहता है हंसा मेहता। तो इनके जो सर्वप्रथम सुझाव रहता है, ये कहती हैं कि लिंग भेद के आधार पर पाठ्यक्रमों को न दिया जाए। जैसा कि राधाकृष्णन ने कहा था कि गृह शास्त्र और गृह प्रबंध था, तो लिंग भेद के आधार पर था। तो हंसा मेहता कमेटी जो है वो 1962 में वो कहती है कि लिंग भेद के आधार पर पाठ्यक्रमों को न रखा जाए, सामाजिक आवश्यकताओं कार्यों के अनुरूप पर पाठ्यक्रम बनाया जाए। इनका दूसरा सुझाव रहता है कि सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार पर पाठ्यक्रम बनाया जाए। फिर ये दो सुझाव और देती हैं, कहती हैं कि प्राथमिक जो शिक्षा है उसमें सहशिक्षा को लागू किया जाए। प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा है उसमें सहशिक्षा को एजुकेशन रहे, और जो माध्यमिक स्तर है उसमें कहती हैं कि सह एजुकेशन नहीं रहे। अलग अलग संस्थाएं स्थापित की जाए, बालकों और बालिकाओं के लिए अलग अलग संस्थाएं स्थापित किया जाए। और फिर कहती हैं कि अलग अलग व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी उन्हें दिए जाए। किसे? महिलाओं को, स्त्रियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी दिए जाए। तो इनकी जो मेन सुझाव है वो भी 5 है। वो कहते हैं कि हंसा मेहता कमेटी कहती है कि लिंग भेद के आधार पर पाठ्यक्रमों को न रखा जाए। दूसरा, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार पर पाठ्यक्रम रखा जाए। तीसरा, प्राथमिक स्तर पर सह शिक्षा की व्यवस्था हो। चौथा, माध्यमिक स्तर पर अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था हो बालक बालिकाओं की। और पांचवा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जाए। फिर बात करते हैं शिक्षा आयोग, जिसे कि दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित किया गया था, कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके जो सर्वप्रमुख सुझाव रहता है, ये कहते हैं कि जो शिक्षा का अंतराल है पुरुषों और महिलाओं में, एक की साक्षरता उस समय जा रही होती है 50 से ज़्यादा, तो दूसरी की साक्षरता जा रही होती है 30-40%। तो ये कहते हैं शिक्षा के अंतराल को, गैप को सबसे पहले कम किया जाए। फिर ये आर्थिक दृष्टिकोण से बात करते हैं, कहते हैं कि आर्थिक सहायता दी जाए बालिकाओं की शिक्षा के लिए, चाहे वो विद्यालय को दी जा सकती है या फिर किसी अन्य क्षेत्र में दी जा सकती है। आर्थिक सहायता दी जाए राज्य की तरफ से, केंद्र की तरफ से। तीसरा जो इनका प्रमुख सुझाव रहता है, ये कहते हैं छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप दिया जाए छात्राओं को, ताकि वह अध्ययन जारी रख सके अगर उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं तो। फिर चौथा जो इनका प्रमुख सुझाव है, वो कहते हैं अल्पकालिक और दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों को, कैसे पाठ्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को इनके लिए दिया जाए। इनका एक जो महत्वपूर्ण सुझाव है वो क्या है, वो कहता है कि इनके लिए अध्यापिकाएं यानी फीमेल टीचर्स लाई जाए, फीमेल टीचर्स की नियुक्ति की जाए, तब स्त्री शिक्षा को आप प्रोत्साहन दे सकते हैं। और ये भी कहते हैं कि जो फीमेल टीचर्स हैं उनके लिए आवास की भी व्यवस्था और उन स्टूडेंट्स की भी आवास की व्यवस्था की जाए, साथ साथ प्रशिक्षण और रोजगार की भी व्यवस्था की जाए। तो एक बार कोठारी आयोग को फिर से देखेंगे, ये क्या कहते हैं कि जो एजुकेशन में गैप है मेल और फीमेल में, उसे समाप्त किया जाए, आर्थिक सहायता दी जाए, छात्रवृत्ति दी जाए, अध्यापिकाओं की नियुक्ति दी जाए, छात्रा को आवास दिया जाए, अध्यापिकाओं को भी आवास दिया जाए, और साथ ही प्रशिक्षण और रोजगार की व्यवस्था, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था की जाए। देखा जाए तो आर्थिक तौर पर बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, सुझाव देते हैं शिक्षा आयोग। अब बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 की। तो 1986 में कहती हैं, कहा ये गया है उसके पेज पे कि जो महिलाएं हैं वो आधी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। महिलाएं आधी ऊर्जा का, हाफ ऑफ एनर्जी का प्रतिनिधित्व करती हैं, रिजेम्बलेंस है उनका, और ये इसीलिए उनके लिए कई चीज़ों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम में वैल्यूज़ को शामिल किया जाए ताकि महिलाओं के प्रति जो मानसिकता है उसमें सुधार आए। फिर वुमेन स्टडीज़
आप कई जगह देखेंगे जेएनयू वगैरह विश्वविद्यालयों में वुमेन स्टडीज पाठ्यक्रम के तौर पर वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। तो वुमेन स्टडीज इत्यादि पाठ्यक्रम बनाए जाए। फिर फंक्शनल प्रोग्राम्स, ऐसे नहीं थियरेटिकल प्रोग्राम ना हो, फंक्शनल प्रोग्राम हो जिससे महिलाओं को शिक्षा मिले, भेद न किया जाए महिला और पुरुष में। फिर जो मेन सुझाव इनका रहता है कि जितने टेक्नोलॉजिकल कोर्स हैं, प्रोफेशनल कोर्स हैं और जितने व्यवसायिक कोर्स हैं, वोकेशनल कोर्स हैं, उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में कहा जाता है कि महिलाएं आधी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं और इनके लिए कई चीज़ें करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो वुमेन स्टडीज़ जैसे पाठ्यक्रम विद्यालयों में पढ़ाया जाए। फिर उसके बाद वैल्यूज़ को शामिल किया जाए ताकि लोग मानसिकता को बदले नारी शिक्षा के प्रति। फिर भेद न किया जाए लैंगिक स्तर पर। और मेन बात है कि प्राविधिक और जो तकनीकी पाठ्यक्रम है, व्यवसायिक पाठ्यक्रम है, इनमें महिलाओं का परसेंटेज इनरोलमेंट को बढ़ाया जाए। तो ये स्वतंत्रता पश्चात जो स्त्री शिक्षा का विकास क्रम है वो ये है। बात करते हैं स्त्री शिक्षा की समस्याओं की। कौन कौन सी समस्याएं स्त्री शिक्षा के संदर्भ में आती हैं? सर्वप्रथम है कि हमारा एटीट्यूड कैसा है, मनोवृत्ति कैसी है स्त्री शिक्षा के प्रति। ज़्यादातर लोग इसे गलत ही समझते हैं। उनका शिक्षित होना आज के समय में भी कई संप्रदायों में स्त्री शिक्षा को गलत माना जाता है और इसे निंदा के तौर पर देखा जाता है। दूसरा, अशिक्षा इसका प्रमुख कारण है। अशिक्षित होना अशिक्षित होने को बढ़ावा देता है। इसी प्रकार अपव्यय और अवरोधन, यानी कि वहाँ पर जब धन की बर्बादी होती है, समय और शक्ति की बर्बादी की नज़र से लोग इसे देखते हैं, कहते हैं ये इनके लिए उचित नहीं है। फिर अवसरों की असमानता है। अवसर क्या है? सभी को, पुरुष और स्त्री को बराबर बराबर नहीं दिए जाते हैं। फिर गरीबी एक महत्वपूर्ण कारक है। पढ़ा पाने की क्षमता नहीं है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, तो एक ही को पढ़ाते हैं, बालक को पढ़ाते हैं। अध्यापिकाओं का अभाव, कई सारे विद्यालयों में कई सारा ऐसा जनमानस है जहाँ पर अध्यापिकाएं रहती हैं तो अलाउ किया जाता है, नहीं तो इसलिए शिक्षा के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। और कई ऐसी कुप्रथाएं हैं, बाल विवाह है या अन्य चीज़ें हैं जिनके कारण की स्त्री शिक्षा में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो ये मेरा स्त्री शिक्षा का टॉपिक है। जो बात समझ में आए तो आप उसे, ठीक है, इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं। और समझ में आए तो इसे लाइक ज़रूर करिए और इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब